नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि हमने हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट का नाम अब बदल दिया है। अब आपको सर्च करना है तो लिखना है आपनो सिलेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये थोड़ा संशोधन किया है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारी आज की क्लास पे। हमारी आज की जो क्लास है वो रहेगी राजस्थान के जो राजनीतिक जन जागरण से संबंधित हमने विगत जो 3 क्लासों में हमने कंप्लीट किया था, उसी को हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से पुनः लेकर आए हैं। ठीक है, उन्हीं क्लासों को। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये विगत परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसके अलावा कोई और प्रश्न भी बनते थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इस क्लास से क्या होगा कि एक बात तो आपका पुनः रिवीजन हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपने जो पढ़ा था उसका कितने प्रतिशत आपके दिमाग में है वो भी आपका पता चल जाएगा। और इसके अलावा हमें इस बात का भी पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कि कौन सी किताबों से, कौन सी मूल किताबों से आ रहे हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी से या फिर एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से आ रहे हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और हमारी आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? जिन्होंने स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्वराज्य का शंख फूंका था। ठीक है, इन्होंने एक मंत्रालय की स्थापना की थी जिसका नाम है वैदिक मंत्रालय। कहाँ पर? अजमेर में किया था। इसके अलावा परोपकारी संस्था भी स्थापना की थी, वो उदयपुर में की थी प्रारंभ में, बाद में उसे अजमेर स्थानांतरण कर दिया था। उसी वैदिक मंत्रालय अजमेर के जो स्थापित हुआ था, उसी के द्वारा दयानंद सरस्वती के मृत्युपरांत सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित है, रचित है, उसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? याद रखना, अजमेर के द्वारा। ठीक है, और अजमेर में कौन था? वही वैदिक मंत्रालय जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, जिसका हमने क्लास में जिक्र भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? दयानंद सरस्वती की यह लिखित रचना है और जिसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन बाद में उसे अजमेर स्थानांतरित भी कर दी गई थी। उसका नाम है परोपकारी सभा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे। परोपकारी सभा जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। ठीक है, और बाद में इसका जो स्थानांतरण वो कहाँ पर कर दिया गया था? अजमेर में। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी आ गया था और ऐसी की हूबहू लाइन हमने हमारे नोट्सों में, हमारी क्लासों में भी करवाई थी कि उसमें ये लिखा था कि परोपकारी सभा जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में की गई थी। ठीक है, बाद में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये आरएस के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि किताबों से और हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो क्लासें हैं उनका जो सार है, आधार है, वो सिर्फ यही किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित करवाया था, यानी कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए थे। विजय सिंह पथिक 1916 में बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्होंने इस आंदोलन यानी कि बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए अपने एक मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जो कि कानपुर
कानपुर से हैं, उन्होंने उनसे वार्तालाप की और उसके बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित एक पत्रिका का नाम आता है प्रताप, उसमें इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूर्ण रूप से जिक्र किया गया था, जिसके बाद में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था। ठीक है, तो वो कौन सी पत्रिका थी? प्रताप। ठीक है, प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कानपुर से हुआ था। किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में जिक्र कर लिया था। ठीक है, प्रताप नामक पत्रिका है, याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित है और कहाँ से है? कानपुर से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध है? ठीक है, तो तरुण राजस्थान पर आने से पहले इस जो संगठन है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इस संगठन का नाम है राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिबाऊ किंकर आदि के सहयोग से की गई थी और 1920 में से कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में विजय सिंह पथिक के द्वारा। वर्धा से ही 1920 में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था विजय सिंह पथिक के द्वारा, जिसका नाम था राजस्थान केसरी। ठीक है, और उस पर क्या हुआ कि सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, सरकार के द्वारा पाबंदी लगाने पर क्या हुआ कि उसका रूप परिवर्तन करके अजमेर से नवीन राजस्थान नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था 1922 में। 1920 में राजस्थान केसरी और 1922 में नवीन राजस्थान, और अगले वर्ष उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान। ठीक है, वैसे ये पत्रिका एक ही है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संपादित है, परंतु इनका नाम है अलग अलग सन में अलग अलग कर दिया था। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, इसके अलावा एक इन अन्य ऑप्शनों पर भी चर्चा करते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी दिल्ली में। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहट के द्वारा 1910 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी 1931 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न आ गया कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यह राजस्थान केसरी तो उन सभी का योगदान था, परंतु ये जो नवीन राजस्थान है जिसका प्रकाशन अजमेर से 1922 में किया गया था। ठीक है, 1922 में इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखना विजय सिंह पथिक। ये कुछ कंफ्यूज वाली बातें हैं, ठीक है, इन्हें आप थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से सोचना और इन्हें समझना। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है मुंशी समर्थदास चारण के द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? ठीक है, तो एक नज़र वापस हमारी क्लासों पर डालते हैं। वहाँ पर हमने करवाया था कि मुंशी समर्थदास के द्वारा एक ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जो राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। जिस प्रकार वर्तमान में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर चल रही है ना, उसी प्रकार। ठीक है, उसका प्रकाशन अजमेर से कब किया था? 1889 में। नाम क्या था? राजस्थान समाचार पत्र। ठीक है, राजस्थान समाचार पत्र मुंशी समर्थदास चारण के द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ हुआ था और ये राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र भी है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान अजमेर से, तरुण राजस्थान भी अजमेर से। तरुण राजस्थान 1923, नवीन राजस्थान 1922 और राजस्थान केसरी 1920 में। इन तीनों का प्रकाशन का संबंध राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों से है। ठीक है, क्या है कि हर एग्जाम में यही प्रश्न क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि इन प्रश्नों के माध्यम से भी आप अपनी टॉपिकों को बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम एक ऑप्शन देखते हैं, जैसे एक प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन है, अब हम चारों ऑप्शनों के बारे में आपको हम पता लगा लेते हैं कि
उनके बारे में और क्या बातें हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले पेपर में उन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को उठा करके प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, ध्यान में रखना कि आपने हो सकता है कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, 3 या 4 महीने रह गए हैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, 2 महीने और 3 महीने सेकंड ग्रेड के लिए। तो उनके लिए एक बेस्ट सा तरीका है कि अब आप जैसे मान लो कि आज से आप अपना फर्स्ट ग्रेड वाले, उनका तो थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है सब्जेक्ट का, ठीक है, उनके लिए टाइम भी कम है, तो वो जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो। परंतु सेकंड ग्रेड वालों के लिए ये है कि 3 महीने है, 3 महीने में आप अपना सिलेबस एक बार बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ में आपको साप्ताहिक या 10 दिनों पर एक आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, जो आपके नज़दीक रहते हैं, और ऑनलाइन से ज़्यादा आप ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या करोगे कि आप पेपर देने जाओगे, सबसे पहले तो उसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है पेपर के लिए, वो पढ़ें। ठीक है, अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है, तो अगर हमें बंदे होंगे ना तो जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं पहले कहता था कि आपको कि जो कोचिंग बनाती है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ये बात उस समय लागू होती है जब आपके पास 7-8 महीने पड़े होते हैं। अब 3 महीने हैं तो आपका ध्यान भी एक जगह रहेगा और उसके अनुसार आप अपने आप को डालते रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप पेपर देंगे, पेपर देने के बाद में आपको घर पे आने उस पेपर को पूर्ण रूप से विस्तार से उसका अध्ययन करना है। जैसे मान लो कि किसी पेपर में आपने जीके वाले पेपर में 100 प्रश्न आए हैं, तो आप उसके कम से कम 400 से 500 प्रश्न तैयार करो। ठीक है, समय थोड़ा लगेगा लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड पेपर में अगर 150 प्रश्न आते हैं तो आप उसके 4 या 5 गुना करो। ठीक है, उसके लगभग 600 तक प्रश्न करने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, अंतिम चरण है। तो इस तरीकों को अपने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, और इधर उधर आपको भटकना नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर पेपर देते हो कोचिंग में, अगर उसमें आपके कोई पर्सन गलत हो जाता है, ठीक है, नंबर कम आता है, तो वो इससे आप एक चीज़ याद रखना, घबराना मत है, आपको कमज़ोर नहीं होना है। ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमने इस पेपर में हमने इस क्लास के पेपर में जो गलतियां की है वो मेन एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। ये आपकी सीखने का मैदान है, यहाँ पर आप गलतियां करें जायज़ है, परंतु कोशिश करना कि कम से कम गलतियां हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी। चूरू जो कि बीकानेर रियासत के अधीन था, चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास एक और कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा 1907 में की गई थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी सर्वहितकारी सभा के तत्वाधान में कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला शुरू की गई थी। पुत्री पाठशाला बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए, और कबीर पाठशाला किसके लिए थी, जो अनाथ थे या जिसे अस्पृश्य मानते थे, निम्न वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, उनके लिए शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा 1907, स्वामी गोपाल दास। ठीक है, कन्हैयालाल ढूंढ भी थे सर्वहितकारी सभा की स्थापना में। अब क्या होता है कि देखो, हमने इस सभा के लेकर हम कितनी बातें ध्यान में आ गई हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार हम हमारा रिवीजन है ना वो बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और ये मैं हर बार कहता हूँ कि आपको इतिहास में इसके अलावा और कोई भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ कि हमारी बजट आर्थिक समीक्षा से संबंधित हमारी क्लास अपलोड हो चुकी है, और जल्द ही कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्रों से संबंधित जो क्लास है वो भी आ रही है। और वो क्लास सेकंड ग्रेड वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि आपके पेपर में एक पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, वो है कृषि, भारत के कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में योगदान। ठीक है, तो कृषि से संबंधित हमारी पहली क्लास आ रही है, तो उसे आप बड़े ही विस्तार पूर्वक से देखना। और इसके अलावा आपको
कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जिक्र करते हैं। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ये इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। ठीक है, सीकर में। ठीक है, इसके बारे में हमने जो जयपुर किसान आंदोलन थे वहां पर इनके बारे में जिक्र किया था। ठाकुर देशराज थे भरतपुर के, इन्होंने जाटों को एकत्रित करके जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। 1933 में पलथाना में एक सम्मेलन भी करवाया गया था। उसके बाद में 1934 में झुंझुनू में यज्ञ भी करवाया गया था। इसके बारे में हमने किसान आंदोलन, जयपुर के किसान आंदोलन, वहां पर बड़े ही विस्तार से इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? राजस्थान या राजपूताना? तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, इसके टोटल 4 अधिवेशन हुए थे। पहला दिल्ली में, ठीक है, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में हुआ था। दूसरा और चौथा कांग्रेस के साथ साथ हुआ था और 2 पृथक रूप से हुए थे, पहला और तीसरा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और कि राजपूताना मध्य भारत सभा की संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरधर शर्मा, विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये थे जो इसके संस्थापक थे राजपूताना मध्य भारत सभा के। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और एक व्यक्ति और था, चांदमल सुराणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया गया था? तो वर्धा से जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के द्वारा, उसका नाम था राजस्थान केसरी। ठीक है, राजस्थान केसरी। और उसी समय यानी कि 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय था वो वर्धा से हटा करके अजमेर लिया गया था। और 1922 में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। और अगले वर्ष यानी कि 1923 में इसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब इस प्रश्न पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना और नवीन राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन, इन दोनों के पीछे एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है विजय सिंह पथिक। मूल नाम है भूप सिंह। ठीक है, और भूप सिंह का जो नाम परिवर्तन कब किया था? टोडगढ़ के किले से निकलने के बाद में। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक ने या भूप सिंह ने अपना मूल नाम परिवर्तन कब किया था। ठीक है, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से पहले। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिबाबू किंकर के शौक से कहां पर की गई थी? 1919 में पूछा जाता है तो कहां पर की गई थी? वर्धा में। ठीक है, 1920 में पूछा जाएगा तो कहां पर की गई थी? अजमेर में। ठीक है, 1919 में प्रारंभ में इसकी स्थापना वर्धा में की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। और ठीक अगले वर्ष 1920 में उसका मुख्यालय कहां पर कर दिया था? अजमेर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1919 में की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहां पर? दिल्ली में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? वर्धा में 1919 में। एक एक वर्ष का ही अंतर है, तो इस अंतर को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत पहले और राजस्थान सेवा संघ बाद में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में, मारवाड़ हितकानी सभा 1923 में, मारवाड़ सेवा संघ 1922 में और मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। तो ये संस्था है। इसके अलावा सर्व हितकारी सभा चूरू में 1907 में। ठीक है, तो इनके सन आपको इस प्रकार कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, सुमेलित वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, कालक्रम वाला भी प्रश्न है पूछा जा सकता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मजहरुल सरूर नामक समाचार पत्र कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया था। बताया था कि यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। भरतपुर से 1849 को प्रकाशित किया गया था मजहूर सरूर। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान समाचार। ठीक है, जिसका प्रकाशन मुंशी समर्थदान के द्वारा 1889 में अजमेर से किया गया था। इसके अलावा एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी। ठीक है, उसका जिक्र हम आगे करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आ ही गया तो यहाँ पर कर भी देते हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो जिसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। यह राजस्थान का सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान का पहला मजरूल सरूर भरतपुर से। राजस्थान का दैनिक समाचार पत्र मुंशी समर्थदान के द्वारा राजस्थान समाचार। राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र तो सज्जन कीर्ति सुधाकर। और राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आगीबन। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, इन समाचार पत्रों का नाम भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो इस समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और ये सभी जो समाचार पत्र या जिनकी संस्थाओं की हमने बात की थी, इन्होंने राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति और जन जागरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इन्हीं ने क्या किया था? राजस्थान की सामान्य जनताओं का, किसान जनताओं का, मजदूर जनताओं का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन राजस्थान में हुआ था 7वां। 31 दिसंबर 1946, 45 और 1 जनवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? तो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। बाल मुकुंद बिस्सा कौन है? जिनका संबंध जोधपुर से है। यह राजस्थान के जतिन दास भी कहा जाता है। ये भूख हड़ताल करके इनका देहांत हुआ था 19 जून 1942 को। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ये मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में हमने किसान आंदोलन के समय भी जिक्र किया था। ठीक है, अब इनके बारे में हम जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन, वहां पर इनके बारे में बड़े ही विस्तार से और चर्चा करेंगे। ठीक है, कि उदयपुर में प्रजामंडल या उत्तरदायी शासन की स्थापना में माणिक्यलाल वर्मा का क्या योगदान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहां पर आयोजित हुआ था? ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में 1918 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा के द्वारा की गई थी। इसके बाद में इसका दूसरा अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ था, और इस समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था थी। तो इन दोनों का साथ में हुआ था, तो इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तीसरा अधिवेशन अलग से हुआ था, अजमेर में हुआ था। अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, जिसमें प्रारंभ में नरसिंह चिंतामणि केलकर को बनाया गया था अध्यक्ष, परंतु वो ठीक समय नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए गणेश नारायण सोमाणी, जो कि जयपुर के थे, इनको सभापति नियुक्त किया गया था राजपूताना मध्य भारत सभा का। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में जो मारवाड़ पुस्तकालय था वहां पर की गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरिधर शर्मा, चांदमल सुराणा, विजय सिंह पथिक, इन सभी के
योगदान से की गई थी। ठीक है, और जो मैं बता रहा था ना कि हमने हमारे YouTube चैनल का नाम परिवर्तन कर लिया, वो ये है आपनो सिलेक्शन पॉइंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन अभी बताया था अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ था। दिल्ली में पहला, नागपुर में चौथा। ठीक है, अमृतसर में दूसरा। अध्यक्षता कौन थे तीसरे अधिवेशन के? तो याद रखना जमनालाल बजाज। चलिए अगले प्रश्न पर जिक्र करते हैं कि जन जागृति से संबंधित हिंदी साहित्य समिति का संबंध किस रियासत से है? तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में भरतपुर के बारे में हमने जिक्र किया था, वहां पर बताया था कि सितंबर 1912 में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया गया था जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री के द्वारा। और जो भरतपुर राज्य में जो जन जागृति की जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इसी समिति के स्थापना के बाद में हुआ था। तो हिंदी साहित्य समिति का संबंध किस रियासत से है? तो आपका हमारा उत्तर रहेगा भरतपुर रियासत। किस रियासत से? भरतपुर रियासत से रहेगा। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रमल बहेड़ और उसके साथियों ने बीकानेर राज्य के जुल्मों का ज्ञापन किस शीर्षक से वितरित किया था? यह उस समय की बात है जब तत्कालीन शासक गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए हुए थे। ठीक है, तो इसी का मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रमल बहेड़, गोपाल दास स्वामी और उनके साथियों ने मिलकर के क्या किया था कि बीकानेर के जो शासन थे, उनके जुल्म थे, उनके कुप्रशासन के जो रूप थे, उनको कागजों में छपवाकर उस पर जनता के साइन करवा करके पूरे बीकानेर राज्य में ही नहीं बल्कि लंदन तक वितरित करवा दिए थे, और जिसका नाम था बीकानेर एक दिग्दर्शन। ठीक है, बाद में इन सभी व्यक्तियों पर गंगा सिंह वहां से आए और इन्हीं सभी व्यक्तियों पर चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास और इनके साथियों पर केस चलाया गया था जिसका नाम था बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। ठीक है, रघुवर दयाल गोयल थे और मुक्ता प्रसाद थे इनके साथी। इन दोनों ने इन अभियुक्तों की पैरवी की थी, परंतु इन्हें वो बचा नहीं पाए थे और इन्हें सजा भी मिली थी। ठीक है, 3 महीने से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, याद रखना बीकानेर एक दिग्दर्शन। ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के नाम से इन पर सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया था। पोपाबाई की पोल है जो कि जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी जोधपुर के जो तत्कालीन कुप्रशासन के बारे में बताने के लिए। जनता की पुकार तो पता नहीं, मेवाड़ की पुकार जरूर है। ठीक है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांगे मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किसान यूनियन क्यों? पुस्तक के रचयिता कौन है? इस प्रश्न को आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले एग्जामों में आने लायक है क्योंकि अब तक इसके बारे में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है अगले एग्जामों में पूछा जाए। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा कुंभाराम आर्य। ठीक है, चंद्रमल बहेड़, गोपाल दास, कुंभाराम आर्य और रघुवर दयाल, इन चारों का संबंध अगर पूछा जाए तो किस रियासत से है? तो बीकानेर रियासत से है। ठीक है, चंद्रमल बहेड़ और गोपाल दास जिन्होंने सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी चूरू में, और चूरू के धर्मस्तूप पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा भी फहराया था। ठीक है, और बीकानेर एक दिग्दर्शन के नाम से बीकानेर के जुल्मों का ज्ञापन भी तैयार किया था और वितरित करवाया था। ठीक है, और रघुवर दयाल गोयल चौकी पेशे से वकील थे और उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों और इनके साथियों की पैरवी भी की थी अदालत में, परंतु वो इन्हें बचा नहीं पाए थे। ठीक है, तो इन चारों का संबंध किस रियासत से है? तो आपको उत्तर ध्यान में होना चाहिए बीकानेर रियासत से। अगला हमारा प्रश्न है सुमेलित वाला है, इसलिए मैं कहता हूं कि इन सनों को आप ध्यान में रखना, सन पूछे जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है,
और मारवाड़ हितकारिणी सभा जो इसी का परिवर्तित रूप था मारवाड़ सेवा संघ का, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो ये भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927 में स्थापित, ये भी सही है। ठीक है, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से जाने वाला 1925 में गठित हुआ था, ये गलत है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 में की गई थी वायसराय की अध्यक्षता में, और वायसराय को ही इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब कई बार ये जो आपने शब्द सुना है पदेन, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, तो इस पदेन शब्द का अर्थ क्या होता है वो यहां पर आपको बताता हूं। पदेन शब्द का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पद ही उस संस्था का अध्यक्ष रहेगा। जैसे मान लो नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो पद है ना वो उसका अध्यक्ष है, न कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना वो राज्यसभा का सभापति है, न कि उपराष्ट्रपति स्वयं। ठीक है, उसी प्रकार नरेंद्र मंडल का जो पदेन अध्यक्ष था वो था वायसराय, और इसका प्रथम चांसलर था बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह, और इसका एक सदस्य और था राजस्थान से, वो थे अलवर के शासक जय सिंह। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जो शासक थे रियासतों के, उनसे संबंधित जो भी समस्या थी उनका निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया था दिल्ली में। ठीक है, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही रहेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना किसने की थी। तो माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना 1932 में जैसलमेर से संबंधित है, रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी, और रघुनाथ सिंह मेहता के पर मुकदमा पुस्तक की रचयिता सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी। ठीक है, सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मेहता पर मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी सागरमल गोपा के द्वारा। ठीक है, और माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, माहेश्वरी युवक मंडल जो कि आज वहां पर माहेश्वरी नाम से जैसलमेर में एक वो संस्था भी चलती है जहां पर रहने की सुविधा होती है। अगर आप जब भी जैसलमेर जाओ तो वहां पर आप अवश्य रुकना, क्योंकि वो आपके जेब खर्चे के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा खर्चा भी वहां पर आपका नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसलमेर अगर आपको जाना है, देखना है, तो जनवरी और फरवरी सबसे बेस्ट महीने हैं वहां पर घूमने के लिए। ठीक है, भंवरलाल सराफ कौन है, इनका संबंध मारवाड़ से है। ये वही है जो असहयोग आंदोलन के समय तिरंगा झंडा लेकर के पूरे शहर में घूमे थे, अपने भाषण के द्वारा जनता को उत्साहित भी किया था, जिस झंडे के एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ स्वराज्य लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नित्यानंद मेहता जो अपनी पत्नी सत्यभामा और अपने पुत्र ऋषिदत्त मेहता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था का संबंध किस रियासत से है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। नित्यानंद मेहता, सत्यभामा और उनका पुत्र ऋषिदत्त मेहता, इनका संबंध बूंदी रियासत से है। कौन सी रियासत से, बूंदी रियासत से। ठीक है, याद रखना, याद भी रखना और ध्यान भी रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अलवर रियासत में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी, क्यों की थी। आदिवासी जो पिछड़े लोग थे, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए, और इस व्यक्ति ने क्या किया था, अपने परिवार का जो निजी मंदिर था वो हरिजनों के लिए यानी कि निचली जातियों के लिए खोल दिया था। ये जाति से खुद उच्च जाति के थे, पंडित जाति के थे। ठीक है, परंतु इन्होंने जो निम्न तबके के लोग थे उनके कल्याण हेतु भरसक प्रयास किया था। इनका नाम है पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा। ठीक है, न्यूनराम शर्मा,
ठीक है, इनको यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे, प्रजामंडल में जिक्र करेंगे। कुंज बिहारी लाल मोदी, इनका संबंध भी अलवर से है। ठीक है, यमुना प्रसाद, इनका संबंध भी अलवर से है। ठीक है, इनका आप ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के सदस्य भवानी सहाय शर्मा का संबंध किस रियासत से था? तो मैंने बताया था कि यह बहुत बड़े भाग्य की बात है कि उस महान क्रांतिकारी पार्टी जिसके सदस्य चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, उस पार्टी का एक सदस्य हमारे राजस्थान की धरातल पर जन्मा था, जिसका नाम था भवानी शाह और रियासत का नाम था अलवर। ठीक है, अलवर रियासत काफ़ी चर्चा में रही थी प्रजामंडल की स्थापना के समय भी, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या की गई थी तब सरकार को इस बात का संदेह था कि जो हत्यारे थे या जो हत्या की योजना थी वो अलवर रियासत में बनी थी, इसलिए वहाँ पर दंगे प्रसाद भी खूब भड़के थे, अलवर और भरतपुर दोनों में। ठीक है, ये मेवात इलाका है क्योंकि यहाँ पर मेव जाति के लोग अधिक रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू, जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, का संबंध किस रियासत से था? तो हमने लास्ट क्लास में इस पर भी जिक्र किया था, वो थी धौलपुर रियासत। कौन सी? धौलपुर रियासत है, जिनके सदस्य ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदू, एक और थे विष्णु स्वरूप वैद्य, जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और ठीक है, तो इसका संबंध किस रियासत से है? धौलपुर से। ठीक है, एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न में क्या होता है कि सीधा आपको नागरी प्रचारणी सभा का ही उठाकर पूछा जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा, जो कि राजनीतिक जनजागृति में अहम भूमिका निभाई थी, का संबंध किस रियासत से है? तो हमारा वहां पर उत्तर रहेगा धौलपुर रियासत से। भरतपुर रियासत से कौन सी सभा थी? हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि करौली में 1927 में बेगार प्रथा समाप्त करने और कृषि की रक्षार्थ हेतु किसने आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु? नहीं। गंगा प्रसाद शास्त्री? नहीं। जगन्नाथ दास? नहीं। कुंवर मदन सिंह? ये दोनों कौन है? हिंदी साहित्य समिति के सदस्य थे। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, धौलपुर से था। इनका संबंध भरतपुर से, इनका संबंध धौलपुर से। कुंवर मदन सिंह का संबंध करौली से है। 1927 में इन्होंने वहां पर जो बेगार प्रथा चल रही थी, बेगार प्रथा यानी कि काम करवा लेते थे, उन्हें उसके एवज में पैसे नहीं देते या कम देते या देते नहीं थे। ठीक है, और कृषि के रक्षार्थ हेतु इन्होंने आंदोलन शुरू किए थे, कुंवर मदन सिंह, 1927 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये शायद सेकंड लास्ट है हमारा प्रश्न। वैदिक मंत्रालय, यंत्रालय हो गया, यहाँ पर वैदिक मंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा अजमेर में की गई थी। कहाँ पर? अजमेर में की गई थी। एक बात, दूसरी बात याद रखना, और इसी मंत्रालय से, प्रिंटिंग प्रेस से सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में लिखित स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित है, जो उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, वैदिक मंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस अजमेर, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित है, प्रकाशन अजमेर के द्वारा किया गया था। चलिए आज के हमारे लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा लास्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पर हुआ था? ठीक है, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे इस लास्ट प्रश्न को। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, एक बात। दूसरा, इन्होंने सबसे पहले स्वदेश एवं स्वभाषा एवं स्वराज्य की संकल्पना भी दी थी। इन्होंने उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की, बाद में से अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करवाई थी अजमेर में, जहां से उन्होंने अपने रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। ठीक है, इनका निर्वाण यानी का इनका निधन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। जोधपुर भी इनसे संबंध है। किस प्रकार? इनका निर्वाण होने के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, वो बताता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर गए थे किसी सम्मेलन में भाग लेने। उस समय जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, जसवंत सिंह के किसी विचार पर दयानंद सरस्वती ने क्रोधित होकर उन पर व्यंग्य कसा था, जिससे जसवंत सिंह की जो दासी थी नन्ही जान, वो उनसे काफी ज्यादा क्रोधित हो गई थी। जसवंत सिंह ने उस बात पर गौर नहीं किया था, परंतु महिला थी तो महिला को
क्रोधित होना बनता है, क्योंकि महिलाओं में सहन शक्ति थोड़ी कम होती है, ठीक है। और वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कुछ सहना नहीं चाहती है, ठीक है। बाकी दुनिया को उनका कोई लेना देना नहीं है, बस अपने परिवार को वो हमेशा, अगर अपने परिवार की, एक परिवार की इज्जत है तो वो उसी महिला के हाथ में है, ठीक है। तो उनका क्रोधित होना भी सही था, ठीक है, परंतु क्रोधित की अवस्था थोड़ी और ज़्यादा हो गई थी, और क्रोध में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर बैठता है। उन्होंने दयानंद सरस्वती के खाने में पिसा हुआ कांच के टुकड़े मिला दिए थे, और जो क्या होता है कि धीरे धीरे शरीर के जो अंदर जो रक्त धमनियाँ होती है ना, उन्हें धीरे धीरे काटना चालू करता है, ठीक है। वहाँ से खाना खा करके वो अजमेर के लिए चले थे, और अजमेर में ही उनका निधन हो गया था दीपावली के दिन पर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने राजनीतिक जन जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। और हमने राजनीतिक जन जागरण टॉपिक को एक बार पुनः रिवीजन भी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि हमारी जो तैयारी थी, अब आप अपना मूल्यांकन खुद कर लो कि इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना कि आपके मन में ये जब आने लगे ना कि ये प्रश्न तो बहुत आसान है, तो वो उसके पीछे एक कारण है कि आपने तैयारी आपकी लेवल पे है, बहुत ऊंचे लेवल पर है, इसलिए आप कह रहे हो कि ये प्रश्न बहुत आसान है। ये प्रश्न कठिन से कठिन भी थे, सरल से सरल भी थे, ठीक है। और एक बात और, क्लास को समाप्त करने से पहले बताता हूँ कि सेकंड ग्रेड वाले विशेष रूप से ध्यान में रखें, उनके लिए कृषि एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों से जो हमारी क्लास है वो जल्द ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो वो आप देखना, और उस क्लास में आपके सामने जो कृषि से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, वो सभी आपके सामने पेश किए जाएंगे, ठीक है। वो क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को, आप सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हम जो कमी रख रहे हैं वो भी आप बताइए, अगर आप बताओगे तो हम उसमें सुधार भी करेंगे, ठीक है साथियों। ये आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आप भी दे सकते हो ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कीजिए। इस क्लासों में आपको आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं बातों पर यहाँ पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। इधर उधर की गाइडों पर नहीं ध्यान दिया जाता है, न ही कोई क्लास को इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है कि एक ही क्लास को, एक ही टॉपिक को आप 7-8 क्लासों में ले जाओ, और वो भी 1-1 2-2 घंटों की क्लास में, ठीक है। और बाद में हम ये कहेंगे कि देखो देखो हमारी क्लास में से ये प्रश्न आए हैं, आपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो प्रश्न उसी में से आएंगे, और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम इतना मैटर पढ़ सकें, ठीक है। तो आपको सीमित मैटर पढ़ना है, और आरपीएससी के अध्यक्ष साहब ने कह दिया है कि मूल किताबें पढ़े, तो मूल किताबों के अलावा आप कोई भी चीज़ मत पढ़ना, ठीक है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।